नमस्कार, इनसाइट में आपका स्वागत है। मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। आधार को संवैधानिक दर्जा देने का विधेयक आखिरकार लोकसभा में पारित हो गया। इस विधेयक से देश के लक्षित नागरिकों को एक विशिष्ट पहचान संख्या या आधार कार्ड के आधार पर उन्हें सेवा उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को कानूनी मान्यता मिल जाएगी। आधार यानी वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ और सेवाओं के लक्षित वितरण विधेयक 2016 शुक्रवार को लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हुआ। इससे पहले इस पर बहस हुई, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आश्वासन दिया कि आधार कार्ड के लिए दी जाने वाली सूचनाओं का दुरुपयोग नहीं होगा। आधार कार्ड उन सभी को दिया जाएगा जो आधार आवेदन करने से पहले साल में 182 दिनों के लिए देश में रह चुके हैं। लोकसभा में आधार बिल को मनी बिल के रूप में पेश किया गया ताकि राज्यसभा में इसे पारित कराने में कोई परेशानी ना हो। हालांकि आधार विधेयक को मनी बिल के रूप में पेश किए जाने पर विपक्ष ने आपत्ति जताई थी। साथ ही विपक्ष ने बिल को स्थायी समिति के पास भेजने की मांग भी उठाई। आपको बता दें कि यदि सरकार मनी बिल के रूप में कोई विधेयक लोकसभा में पारित करा लेती है तो राज्यसभा में गिरने पर भी विधेयक रुकता नहीं है। सरकार के मुताबिक आधार बिल का वास्तविक उद्देश्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी वास्तविक जरूरतमंद तक पहुंचाना है और इसके दुरुपयोग पर रोक लगाना है। अब सवाल ये उठता है कि क्या आधार बिल के लागू होने से वाकई में देश के गरीब तबके को आर्थिक लाभ मिलेगा? क्या सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी अब सहायता के असली हकदारों तक पहुंच सकेगी? क्या आधार पारदर्शिता के साथ युवाओं में सुधार सुनिश्चित करने वाला बिल साबित होगा? इनसाइट में आज बात इन्हीं तमाम मुद्दों पर। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं चार खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ रहे हैं भाजपा के उपाध्यक्ष श्याम जाजू। श्याम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं राज्यसभा सांसद जेडीयू नेता अली अनवर। अली अनवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ अर्थशास्त्री अमिताभ कुंडू। अमिताभ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं लोकसभा में इस बिल को पेश करते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बड़ी साफगोई से अपनी बात रखी। क्या कुछ कहा उन्होंने, एक नजर डालते हैं। I have a lot of weaker sections in India, both socially and economically. We have a large number of people who are still below the poverty line. And one of the issues which has been confronting both the central, the state governments and the local bodies has been that there is a large part of our national resource which is earmarked for these weaker sections. This resource must be targeted. And therefore, in the last 1 or 2 years, a discussion has started in the society as to who are the people who are entitled to the benefit of this resource. तो वित्त मंत्री अरुण जेटली का कहना है कि आधार बिल का उद्देश्य जो गरीब तबके के असली हकदार लोग हैं उन तक आर्थिक सहायता मुहैया कराना है। अमिताभ जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, हम सबसे पहले ये समझे कि आधार बिल की ज़रूरत क्यों पड़ी, या दर्शकों के लिहाज से ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि आधार बिल है क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त सरकार का एक एटीट्यूड है कि हम सब्सिडीज़ को ख़त्म नहीं करेंगे। ऐसा ये था, अप्रहेंशन था कि शायद सब्सिडी कमी की जाए, लेकिन ये नहीं हो रहा है। लेकिन उसकी टारगेटिंग निश्चित रूप से एक मुद्दा है। इकोनॉमिक सर्वे ने पहली बार ये दिखाया है कि 70% ऑफ द सब्सिडी जो दिया जाता है, जो नॉर्मल टैक्स होना चाहिए उससे कम टैक्स किया जाता है, उससे जो सब्सिडीज़ है 70% जो है नॉन पुअर को जा रहा है। अगर हमारे सरकार की ये कोशिश है, एक विजन है कि हम चाहते हैं कि सब्सिडीज तो रहे लेकिन उसका सही टारगेटिंग हो, तो निश्चित रूप से एक वेलकम मूव है। लेकिन ये बात भी सही है कि ये आधार का जो बेसिक पर्पस है वो है पहचान पत्र देना। ठीक, उससे कोई सिटीजनशिप से या डोमिसाइल से उससे कोई ताल्लुक नहीं होगा इस वक्त। ये बात भी सही है कि जब टारगेटिंग कर रहे हैं, टारगेटिंग आप सोशली बैकवर्ड लोगों की, इवन इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज बैकवर्ड लोगों को अगर टारगेटिंग कर रहे हैं, इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों की टारगेटिंग कर रहे हैं, तो ये निश्चित रूप से सवाल आता है कि इस टारगेटिंग क्या किसी सोशल प्रोफाइलिंग के लिए की जाएगी, एथनिक प्रोफाइलिंग के लिए की जाएगी? इसकी पॉसिबिलिटी तो है, ये निश्चित रूप से डिनाई नहीं किया जा सकता जो सवाल रेस किए गए हैं। लेकिन मेरा सिर्फ यही सजेशन है हमारे सारे राजनीतिक दलों के नेताओं से
कि घर के अंदर अगर छेद हो और चूहे आ जाएं तो इसलिए हम घर ही नहीं बनाएंगे, ये बात सही नहीं लगता। मुझे लगता है एक डेटाबेस बनाना चाहिए और डेटाबेस का इस्तेमाल होना चाहिए सही विकास के मुद्दों पर टारगेटिंग के लिए। लेकिन जो होल्स हैं, जो छेद हैं, उनको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। जो कंसर्न रेज किए गए हैं उसको निश्चित रूप से एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए, हमारे इंस्टीट्यूशन को ठीक से मजबूत बनाकर। आम लोगों को किस तरीके से फायदा पहुंचेगा? देखिए, अभी जो मैंने भी कैलकुलेट किया है, जो सब्सिडीज का जो आंकड़े दिए गए हैं कि 3.5 ट्रिलियन रुपीस की बात की जा रही है, बहुत बड़ी अमाउंट है जो हमारी सिस्टम में आएगी। मेरे ख्याल से 25% से ज़्यादा बजट जो है वो सब्सिडीज में जाएगी। ये अगर हम वाकई टारगेट कर सके, जो 30% जो पॉपुलेशन है जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, निश्चित रूप से 2022 तक या 2019 तक ही हमें नजर आने लगेगा कि हम किधर जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक सही मैसेज होगा। इस विजन को हम वेलकम करते हैं, लेकिन किस ढंग से उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा उसके बारे में हमें चर्चा। ठीक है, अली अनवर जी, आप कैसे देख रहे हैं पूरे आधार बिल को? देखिए, प्रोफेसर कुंडू साहब को हम लोग सुनने के लिए ही आए थे, अर्थशास्त्री हैं। लेकिन देखिए, एक चीज़ है कि सरकार की मंशा ये सब्सिडी ख़त्म करने की है। जिस तरह के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां हैं, समझौते हैं, गैट से लेके वर्ल्ड बैंक तक, तो इस सरकार की नीति धीरे धीरे सब्सिडी ख़त्म करने की है। अब ये बात अलग है कि पॉलिटिकल रीजन से अभी ये ख़त्म करना, चुनाव वगैरह भी होते ही रहते हैं, ये मुमकिन नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये जो कह रहे हैं वित्त मंत्री जी माननीय, कि इसकी जो सूचनाएं हैं इसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन भरोसा नहीं बनता है। इसकी वजह है कि देखिए, प्राइवेट प्लेयर्स इसमें बहुत सारे हैं। ठीक है, तो यहाँ सरकार से, सेना से सूचनाएं बड़े बड़े अधिकारी तक ये कर देते हैं। इन प्राइवेट प्लेयर्स का तो कोई भरोसा नहीं है। तो कोई, हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जाए तो सो गुड सो, लेकिन इसकी गारंटी जितनी जोर से वित्त मंत्री जी कह रहे हैं, ये भरोसा नहीं बनता है। ठीक है। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि अब हमारा तो इस पर भी एतराज है कि भाई आपने मनी बिल खामखा इसको घोषित कर दिया। हम लोग तो बस यूं ही अपनी बात कहते हुए निकल जाएंगे। हाँ, इसका तो कोई असर होगा नहीं जी। तो एक वो ठीक ही आपने भी कहा कि शायद इसलिए कि वो वहाँ इनको बहुमत नहीं है, वहाँ अड़ंगा मत कहिए, वहाँ चेक एंड बैलेंस कहिए। बिल्कुल, अड़ंगा गलत शब्द होगा। हम लोग अड़ंगा नहीं डाल रहे हैं। हम लोग किसी को मदांध नहीं हो करके अपने बहुमत के बल में लोअर हाउस में। वित्त मंत्री ये कह रहे हैं कि विपक्ष को भी सुना जाएगा और राज्यसभा में भी जाएगा। अरे भाई, सुनने का क्या मतलब है? सुनने का मतलब कि बने बिना उस सांप से भी कोई नहीं डरता है, बच्चा भी नहीं डरता है जो जिसको दांत नहीं हो। तो वो क्या मतलब? तो हमको तो पावर नहीं ना है इसको ये करने का। तो एक चीज ये है। दूसरा जो हमारा कंसर्न है कि भाई देखिए, ये मुल्क जो है ये ऐसा मुल्क है कि यहाँ रॉकेट भी चल रहा है और बैलगाड़ी भी साथ साथ चल रही है। 100 ईयर्स का गैप है, 100 ईयर्स का गैप है दोनों में, रॉकेट पर चलने वाले में, बैलगाड़ी पर चलने वाले में। तो इसका समन्वय, इस अंतर को पाटना एक बाइक। अब देखिए, जिसको माने ये आधार कार्ड वगैरह जो पंजाब में काम करता है, जो हरियाणा में काम करता है, दिल्ली में काम करता है, आधार कार्ड वहां बनेगा, वो यहाँ है, ये भी एक मुश्किल काम है। इसलिए इसकी सुप्रीम कोर्ट ने ठीक कहा था कि इसको मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। तो अब जैसा कि हो रहा है, तो इसकी ये सारी दिक्कतें भी हैं। राजीव त्यागी जी, कांग्रेस का किस तरीके से रुख है इस पूरे बिल को लेकर के? देखिए, आधार कार्ड कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया था और 2010 में, 2009 में शुरू किया था कायदे में, और ब्रॉडबैंड सूचना तकनीक के तहत हम इसको लाए थे। 2010-11 में 8 करोड़ आधार कार्ड बने, 11-12 में 15 करोड़ बने, और 12-13 में 28 करोड़ आधार कार्ड बने।
हम जब सत्ता छोड़ के गए कांग्रेस पार्टी तो 51 करोड़ आधार कार्ड बन चुके थे और उसमें 4 करोड़ खाते बैंक के आधार कार्ड से जुड़ चुके थे। 156 बैंकों ने उसमें हिस्सेदारी की थी और 28 केंद्रीय स्कीम जो हैं जो गरीबों के लिए बनी हुई है उसको हम उससे जोड़ चुके थे और 121 जिले उस वक्त शामिल थे। मेरा कहना यहाँ 3 विषयों पे है। पहले तो कांग्रेस जो करके गई थी वो मैंने आपको बताया। ठीक। दूसरा मैंने जो विषय उठाना है जो बहुत महत्वपूर्ण है इंडियन डेमोक्रेसी के लिए वो है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जिसकी मोदी जी बात करते हैं जी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में ये होता है कि हम सब लोग अब मिल करके देश चलाने की बात करते हैं और देश को चलाते हैं जिससे देश विकसित हो और लोगों को, जो गरीब लोग बाग हैं या जो विकास से महरूम है, उनको बराबरी का दर्जा लेकर के आगे बढ़ाया जाए। ठीक। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के तहत जो अपर हाउस है राज्यसभा बहुत महत्वपूर्ण है। उसके 2 रीजन है। देखिए, पहला रीजन तो ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, स्टेट्स का प्रतिनिधित्व करती है राज्यसभा। स्टेट्स के जो लोग बाग हैं, एमएलएज हैं, जो चुनकर के राज्यसभा के एमपीज भेजते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी बात, एक लीगल स्क्रूटनी करने का काम राज्यसभा करती है बिल्स पर। हिंदुस्तान को सबसे बढ़िया चीज जो मिली है राज्यसभा में वो है लीगल स्क्रूटनी करने का काम। बहस मुसाहिबों से ही लोकतंत्र चलता है। आलोचना, समालोचना और विवेचना, 3 शब्द लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जब आप मनी बिल लेकर के आते हैं, इसको मनी बिल की हैसियत से लेके आते हैं, तो निश्चित रूप से आप कहीं ना कहीं लोकतंत्र पे आघात करने का काम करते हैं। और मनी बिल की जो परिभाषा है वो मैं पढ़ के बताता हूं। मनी बिल इज द वन विच डील्स विद प्रोविजंस फॉर इम्पोजिशन एंड एबोलिशन ऑफ टैक्सेस एंड कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोकसभा। ठीक है। अब ना तो इसमें आप टैक्स लगा रहे हैं, ना टैक्स को आप एबोलिश कर रहे हैं, तो आप मनी बिल के रूप में कैसे लेके आ रहे हैं? जबकि लोकसभा के स्पीकर को इसमें पावर है कि वो उसको मनी बिल के रूप में भेजे या ना भेजे। अभी भी हम लोकसभा स्पीकर से अपील करेंगे कि इसको मनी बिल के रूप में ना भेज करके इस पर राज्यसभा में चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी एक विश्वास दिलाती है बीजेपी को कि बीजेपी आधार कार्ड हम ही लेके आए थे। ठीक है, शुरुआत हमने आपने इंट्रोड्यूस की। किया था। जी। अनंत कुमार जी जो इस टाइम बेंगलोर साउथ से सदस्य हैं लोकसभा के और बहुत सीनियर लीडर हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा था कि आधार कार्ड अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो हम इसको डस्टबिन में डालने का काम करेंगे। तो मैं पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से, आप तो डस्टबिन में डाल रहे थे इसको और अब बिना बहस मुसाहिबे के आप इसे पास कराना चाहते हैं, तो इतनी जल्दबाजी क्यों है? ठीक है। श्याम जाजू जी, विपक्ष का एक ऐसा आरोप कि भाई मनी बिल के रूप में क्यों पेश किया जा रहा है इससे उनकी आवाज को नकारा जा रहा है, ऐसा मानना है उनका। नहीं, आरोप नहीं है। देखिए, ठीक है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स दिए हैं ठीक है, मैंने बिल्कुल आपको। मैं वही बात कह रहा हूँ। कैसे देख रहे हैं आप इस पूरे बिल को और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? फ्राइडे को आधार कार्ड के लिए जो बिल पारित हुआ है लोकसभा में, अब वो राज्यसभा में भी चर्चा में आएगा और वहाँ भी पारित हो जाएगा। सवाल, कोई भी नया परिवर्तन आता है और उसको इस प्रकार से इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो कुछ ना कुछ बातों का चर्चा होती है, कुछ उस पर विवाद भी रहते हैं। ठीक। दुर्दैव से अपने देश में विपक्ष की राजनीति मतलब कुछ अच्छा भी सोचा जा सकता है, जैसे नरसिम्हा राव जी और अटल जी के टाइम था कि कुछ बातों में कॉमन समझदारी बनाकर उसके आधार पर देश आगे चल सकता है, इस प्रकार की समझदारी थी। अब कई सालों में ऐसा दिख रहा है कि विपक्ष जिस प्रकार की भूमिका लेकर काम कर रहे हैं, दिन को रात कहना और रात को दिन कहना, क्योंकि हमारे पास विपक्ष का काम है, हम वॉचडॉग का काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि देश जिस विकसनशील प्रक्रिया से आगे जा रहा है, जिस प्रकार की परिवर्तन के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और देश की तरक्की हो रही है, इसमें कुछ मूलभूत बातों पर जिसका परिवर्तन करने में बड़ा योगदान है उसमें करना पड़ेगा। यह सरकार जिस आधार पर आई है उसकी बहुत बड़ी भूमिका करप्शन की रही है। इस देश में करप्शन का बोलबाला होने के कारण लोगों ने परेशान, निराश, हताश जनता ने इस एक समर्थ और सशक्त विकल्प के रूप में यह सरकार को यहां पर लाया है। ठीक है। स्वाभाविक रूप से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी का यह एक अग्रक्रम का एजेंडा है कि ट्रांसपेरेंसी हो, मिडलमैन की कार्यप्रणाली बंद हो। यह तो राजीव गांधी जी ने भी कहा था कि हम 1 रुपया भेज रहे हैं और 15 पैसा पहुंच रहा है। यह रियलिटी उन्होंने पब्लिक मीटिंग में स्वीकारी थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी सिस्टम जिसमें इस प्रकार की ट्रांसपेरेंसी आए, लोगों तक, आम जनता तक उसका पैसा पहुंचे और ज्यादा से ज्यादा करप्शन मिनिमाइज हो, इस प्रकार के लिए कोई अगर नया परिवर्तन आता है तो उसका स्वागत करना चाहिए। रहा जहां तक मनी बिल के रूप में रखने की बात, तो मैंने कहा
कि विपक्ष की भूमिका केवल विपक्ष करने की है। कुछ योजनाएं तो मैं देख रहा हूं कांग्रेस के जमाने में जो थी उसको भी अब लाया तो नहीं, उस टाइम हमारी सोच अलग थी, अभी हमारी सोच अलग है, क्योंकि हमें आज जनता ने विपक्ष में बिठाया है। तो इस प्रकार से देश की तरक्की ना रुके, इस हेतु के लिए इस प्रकार से वो बिल रखा गया है। उसके कोई भी डिस्कशन को नकारा नहीं गया, सभी प्रोज एंड कॉन्स की सूचनाओं का आदान प्रदान का स्वागत कर सही तरीके से उसकी पारित विवेचना की गई, उसके बाद इसे लागू किया गया। राजीव त्यागी जी, केंद्र सरकार ये कह रही है कि ये गरीबों को, जो असली हकदार हैं, उन्हें वो पैसा मिले, इसलिए हमारा उद्देश्य ये कि इस बिल को पास कराना है। क्या कहना है आपका? कुछ दिनों से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के जो कैडर है उसको बड़ा अच्छा लगने लगा है कि मोदी जी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के जो प्रधानमंत्री रहे हैं, नेता रहे हैं, उनका नाम लेना शुरू कर दिया है। जब पंडित नेहरू का हो, इंदिरा जी का हो, राजीव जी का हो, जैसे मेरे मित्र ने अभी नरसिम्हा राव जी का भी नाम लिया। नरसिम्हा राव जी जिस वक्त प्रधानमंत्री थे, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम बीजेपी मुक्त भारत की अवधारणा पे काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संयुक्त रूप से हम देश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है। और प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं, मेरी बारी अभी मैं बोल रहा हूँ, उसके बाद बोलिएगा। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत की अवधारणा पे काम करेंगे। तो कैसे विपक्ष के लोग बाग या सत्ता पक्ष के लोग बाग, जब इतनी खटास होगी प्रधानमंत्री की तरफ से, तो कैसे साथ बैठ पाएंगे? ठीक है सर, मुद्दा दूसरा इसी विषय पे आधार पे आ रहा हूं। देखिए, आधार से लोगों को, गरीब लोगों को फायदा मिलेगा, लाभ मिलेगा, इसलिए कांग्रेस पार्टी लेके आई और देश की आधी जनसंख्या को आधार कार्ड दे करके जा चुकी है। एलपीजी जो बहुत ही बड़ा एक इसका फैक्टर है, उसके कुछ आंकड़े मैं आपको प्रस्तुत करना चाहूंगा। एलपीजी जब हमारी सरकार थी तो 184 जिलों में हम इस योजना को लागू कर चुके थे। 1284 करोड़ रुपए की सालाना एलपीजी की सब्सिडी डायरेक्ट कांग्रेस पार्टी ने भेजनी शुरू कर दी थी। ठीक है। और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, 6 करोड़ 60 लाख लोग बाग परिवार, 6 करोड़ 60 लाख परिवारों को कांग्रेस पार्टी एलपीजी वाली योजना से, अंतरण वाली योजना से जोड़ चुकी थी। ठीक। मेरा भारतीय जनता पार्टी से पूछना यह है, इन्होंने कहा कि विपक्ष का काम विपक्ष के काम करने का है। बीमा बिल पे क्या कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया? क्या बिना विपक्षी पार्टियों के सपोर्ट के, या जेडीयू सपोर्ट नहीं करता, या और जो विपक्षी पार्टी है उन्होंने सपोर्ट नहीं करता, तो बीमा बिल कैसे पास हो जाता राज्यसभा में? ठीक है। रियल एस्टेट बिल जो बहुत महत्वपूर्ण बिल था, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी हमारे ओरिजिनल बिल से बहुत चेंज करना चाहती थी, तो हमने कहा सिलेक्ट कमेटी पे भेजिए इसको, इन्होंने भेजा। फिर वो ओरिजिनल जो हमारा बिल था उसी को अब इन्होंने पास कराया, हमने सहयोग किया। जो भी बिल जनता की बेहतरी के लिए होगा, लोगों की बेहतरी के लिए होगा, उसको पास कराया जाएगा। लेकिन उचित मुआवजे के अधिकार पे हम सबने विरोध किया। क्यों विरोध किया? कि मोदी जी निश्चित रूप से कॉर्पोरेट घरानों को फायदा देना चाहते थे, किसानों की जमीन छीनने के लिए। तो कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है, कोई भी बिल हो, भारतीय जनता पार्टी को घबराना नहीं चाहिए। का कारण है, इनके पास मैंडेट है, ये 5 साल के लिए आए हैं, इनको परफॉर्म करना होगा, इनको विकास के मुद्दों पे, रोजगार के मुद्दों पे परफॉर्म करना होगा। लेकिन साथ साथ निश्चित रूप से प्रजातंत्र की खूबी यह है कि विपक्ष को भी कॉन्फिडेंस मिले के सुनना होगा। ठीक है, अली अनवर जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? आधार कार्ड के पीछे जो सबसे बड़ा आधार बताया जा रहा है, इसको लाने के पीछे वजह बताई जा रही है, वो ये है कि गरीब लोगों तक पहुंचे इसका फायदा। लेकिन अभिश्याम जी ने भी उसका कहा, भ्रष्टाचार को रोकना। तो बड़ी ये बात रेडिकुलस लगती है, हास्यास्पद लगती है कि भाई इनके यहाँ लीकेज को तो रोकने के लिए आप बहुत सक्रिय हैं और परेशान हैं, और एक आदमी 9,000 करोड़ 17 बैंकों से लेकर के चंपत हो गया इस देश से, उसको आप देखते रहे, ये कैसा लगेगा कि जहां सारा चीज आप देख लीजिए, सारा चीज कंप्यूटराइज्ड है, सारा चीज वो माने ये, और क्या है कि आप नाम तक नहीं बता रहे हैं कि ऐसे कितने लोग हैं, कितना है। एक पॉकेट मार को जो पॉकेट मार लेता है स्टेशन पर, अभी तो जीआरपी नहीं, वही कर रहे हैं, इसी से जुड़ा हुआ है। आप लीकेज बंद करने की बात कर रहे हैं, वो किसकी संपत्ति है? देश की संपत्ति है, और इससे बड़ी संपत्ति है।
और उसको लूट कर ले जाने वाला ले गया, एक पॉकेट मारने वाले की धुनाई भी करता है, जनता भी करती है, पुलिस भी करती है, जीआरपी स्टेशन पर, हर स्टेशन पर उसका फोटो लग जाता है। हम लोग कह रहे हैं कि उसका नाम बताइए, कौन कौन लोग करोड़ों रुपया लेकर के और बैठे हुए हैं और देश से भी भाग जाते हैं, वो भी बताने के लिए तैयार है। ठीक है, इसका जवाब हम श्याम जाजू से लेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं इनसाइट, जिसमें आज हम चर्चा कर रहे हैं आधार बिलों के विभिन्न पहलुओं पर। श्याम जी, मेरा एक सवाल आपसे। विपक्ष का ये मानना है, ये कहना है कि भाजपा जो भ्रष्टाचार विरोधी बातें करती है कि भ्रष्टाचार जड़ से हम मिटाएंगे, लेकिन हाल ही में जो परिस्थितियां बन रही हैं, विजय माल्या का एक उदाहरण देते हुए ये कह रहे हैं कि आप उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, उनको समर्थन देने की बातें भी हो रही हैं। कैसे देख रहे हैं आप इसको? एक बात तो स्पष्ट कर दूं कि हमारे मित्र त्यागी जी कह रहे थे कि भाई बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत की घोषणा की, जी क्यों नहीं करेगी? भाई हम विपक्ष है, आमने सामने खड़े हैं चुनाव में, और भ्रष्टाचार मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत की हमने घोषणा की, क्या गलती की? अब लोगों ने वो मान ली और आपको बाहर किया, तो आपको अपना आकलन करना चाहिए। जहां तक रही विजय माल्या की बात, तो माल्या जी को 1% भी भाग के जाने में कोई रूलिंग पार्टी ने मदद तो नहीं की। माल्या जी का लोन कौन से कार्यकाल का था? कौन से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने 3100 करोड़ रुपया कौन से बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के माफ किए थे क्या? जी, उन्होंने माल्या के अधिकृत इस पार्लियामेंट के सदन में बोला है, पूर्व प्रधानमंत्री ने 3100 करोड़ रुपए माफ किए। कौन सी जबान से बोल रही कांग्रेस इस देश में? नहीं, इसलिए सवाल यह है, माल्या हो या माल्या जैसे और भी जिनके एनपीएस अकाउंट है, ऐसे करोड़ों रुपए लेके बैठे हैं, उनकी सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए। उनके लोन किनके कार्यकाल में हुए, रिकवरी क्यों जल्दबाजी में नहीं हुई, क्यों लीगल कार्रवाई धीरे धीरे हो रही है, ये सब बातों का होना चाहिए। आज ऐसा चित्र निर्माण किया जा रहा है कि जैसे कोर्ट और बाकी जनता का उनको रोकने का आदेश था और हमने किसी ने भगाया, हमने कात्रोची जैसे उनको भगाया तो नहीं। कांग्रेस पार्टी ने जैसे कात्रोची को भगाने का श्रेय लिया है, इस देश के सिक्योरिटी से खिलवाड़ करने वाले कात्रोची को भगाने का काम किया, और माल्या जी को रोकने का काम कोई कोर्ट का आदेश तो नहीं था। राजीव जी, बहुत संक्षेप में, क्योंकि हम कंप्रोमाइज कर नहीं सकते। आपने 3 मिनट का समय दिया, आपने प्रश्न पूछा था, 3 मिनट का समय दिया, मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा प्लीज। मेरे मित्र ने कहा कि चित्र ऐसा खींचा जा रहा है, चित्रकार भी आप हैं, कैनवस भी आपके पास है, और आपके पास ब्रश भी आपके पास है, रंग भी आपके हैं, क्योंकि आप सरकार में हैं। ठीक। अभी भी मेरे मित्र कह रहे हैं ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? आप विपक्ष में नहीं, आप सत्ता में, आप करिए ना, कौन रोक रहा है आपको? ठीक। माल्या जी के विषय में जो बात उठाई मेरे मित्र ने कि लोन हमने पास किया था कांग्रेस पार्टी ने, अब इसका मतलब ये कल को जितने भी डिफॉल्टर्स होंगे 2019 के बाद, तो जितने लोन अब पास हुए तो वित्त मंत्री ने पास कराए क्या? ठीक है, इस पूरे विषय पर अलग से लास्ट सेंटेंस माय डियर फ्रेंड जी। सीबीआई ने जिस तरह से सीबीआई काम कर रही है, वो पंख कटा तोता हो चुकी है। 4 तरह के नोटिस जारी किए जा सकते थे इसमें। पहला, वेयर इमिग्रेशन ट्रैक्स द ट्रेवल प्लान्स ऑफ एन इंडिविजुअल। सेकंड, वेयर इमिग्रेशन इमीडिएटली इन्फॉर्म्स द एजेंसी कंसर्न। थर्ड, वेयर इमिग्रेशन स्टॉप्स द पर्सन फ्रॉम लिविंग। एंड फोर्थ, वेयर इमिग्रेशन टेक्स द पर्सन इनटू कस्टडी। तो आपने चौथे नंबर का, तीसरे नंबर का नोटिस क्यों नहीं जारी किया सीबीआई ने? मैं पूछना चाहूंगा कि क्या चौकीदार सो गया था? ठीक है। क्या प्रधान सेवक सेवा की जगह मेवा में चला गया था? मोदी जी ने कहा था मैं चौकीदार हूं देश का, क्या चौकीदार सो गया था? ये प्रश्न है कांग्रेस पार्टी। इस विषय पर हम अलग से डिबेट करेंगे, विषयांतर हो जाएगा। ठीक है अमिताभ, लेकिन हाँ, इसी पे अगर आप पूछें आधार कार्ड पे कांग्रेस पार्टी के विपक्षी दलों की एक बहुत बड़ी आपत्ति है कि जो क्लॉज 7 कहता है आधार कार्ड का, वो ये कहता है कि जितने भी आपके लाइसेंस हो, लाइसेंस कौन जारी करता है? उत्तर प्रदेश सरकार से लेकर जितनी भी प्रदेश सरकार है, उत्तर प्रदेश में इसलिए मैं उत्तर प्रदेश से हूं, प्रदेश सरकार की अथॉरिटीज लाइसेंस जारी करती है, ड्राइविंग लाइसेंस। इसके अलावा पासपोर्ट कौन जारी करता है? पासपोर्ट देश का विदेश मंत्रालय जारी करता है। मेरा कहना यह है कि पासपोर्ट में तो एक सघन जांच होती है, LIU उसमें जांच करती है आपकी, आपका DM उसमें जांच करते हैं, तब जाकर के पूरा आपको पासपोर्ट का प्रोसेस पूरा होकर के पासपोर्ट मिलता है। क्लॉज 7 जो कहता है आधार कार्ड का, वो ये कहता है कि इसके बाद
पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस की कहीं कोई मान्यता नहीं रहेगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट दूसरी बात कहते हैं। तो सरकार जो दिग्भ्रमित है, उसको दिग्भ्रमित अपने जो चक्षुएं खोलने के लिए राज्यसभा पे इस पर बहस करानी चाहिए, ये विपक्ष की मांग है। ठीक है अमिताभ जी, क्या वाकई में एक ये बड़ा मुद्दा हम इसको समझें कि जो क्रियान्वयन को लेकर के जो नीतियां बनाई गई हैं आधार में, जैसे कि उदाहरण अभी राजीव जी ने दिया पासपोर्ट का और उसका, तो उसमें इस तरह की समस्याएं आ सकती हैं? देखिए पराक्रम, मैं सबसे पहले ये बात ये कहूँगा जो आपसे एग्री करते हुए कि विजय माल्या जी के लोन लेने में या उनको देश के से निकलने में आधार कार्ड का कोई रोल नहीं था, ना उन्होंने आधार कार्ड प्रोड्यूस किया था, ना उसके बेसिस पे बाहर निकले। दूसरी बात ये कहा जा रहा है कि ये सरकार जो है ये यू टर्न ले रही है, और श्याम जाजू जी ने ये कहा कि सरकारी नहीं ऑपोजिशन भी यू टर्न ले रही है। मैं समझता हूँ कि अगर नरेगा में, सब्सिडी में, आधार में, कार्ड में और हाउसिंग सेक्टर में मैं बताना चाहूँगा, अगर सरकार यू टर्न ले रही है मैं इसको वेलकम करूँगा। मुझे लगता है ये एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखाना चाहिए और जो चीज़ अच्छी बातें थी, जो शुरुआत हुई थी, उसको कंक्लूजन पे लेके जाना चाहिए। मुझे लगता है ये सही बात है। और उस टाइम आलोचना नहीं करनी चाहिए था कि इसे डस्टबिन में फेंक देंगे। अब देखिए, इस पर हम लोग इतिहास पे चर्चा के लिए नहीं बैठे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये राज्यसभा में भी जाता, अगर मनी बिल की तरह नहीं लाया जाता, मुझे खुशी होती, क्योंकि वाकई डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन ये है कि इसको लाना चाहिए था। और इस इशू में फाइनेंस है, वो भी इन्वॉल्व है, लेकिन उसमें और भी इश्यूज इन्वॉल्व हैं। मुझे लगता है ये अच्छा होता, लेकिन कंपल्शन ये है, ये श्याम जाजू जी ने कहा कि पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग सिस्टम में ये है कि रूलिंग पार्टी कहती है कि हमने इतने पास करवा लिए बिल, ऑपोजिशन का क्रेडिट में यह होना चाहिए कि जब हम ऑपोजिशन में थे हमने इतने बिल पास कराने में मदद की, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि सरकार के पास ये कंपल्शन है कि फिस्कल डिफिसिट को नहीं बढ़ाए इस बजट में, क्योंकि बढ़ाते तो फिर इन्फ्लेशन का चांसेस थे। सब्सिडीज जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाया, बाय द वे सोशल सेक्टर में जो कटौती की गई थी उसको तो रिस्टोर किया गया है। अगर आपके जो विजन है कि आप हाउसिंग फॉर ऑल करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एग्रीकल्चरल इनकम बहुत बढ़ेगा, बहुत हाई टारगेट रखा है, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर कुछ हद तक अचीव करना है तो मुझे लगता है टारगेटिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और इसीलिए मुझे लगता है कि सरकार ने अगर टारगेटिंग करने के लिए, मुझे लगता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल, इंस्ट्रूमेंट होगा। लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि इसका गलत इस्तेमाल ना हो, और जैसे मैंने बताया कि घर में छेद अगर हैं, नजर आ रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए। अली अनवर जी, मैं आऊँगा आपके पास में। अली अनवर जी, ये बातें हो रही हैं कि चीज़ें सही हैं लेकिन सही क्रियान्वयन भी हो, ठीक है, आप मान रहे हैं कि इसमें भी कुछ संशोधन होना चाहिए था, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि राज्यसभा में बोलने का मौका नहीं मिलेगा, मनी बिल है इसलिए बोलने का तो मौका मिलेगा, लेकिन अपनी बात, अपना विरोध जो है वो धरातल पर उतर करके उसका सही क्रियान्वयन आप लोग नहीं करा सकते। अगर जो भी संशोधन आप चाह रहे हैं तो ऐसे कौन कौन सी बातें आपको लग रही हैं जो उसमें आप सहमत नहीं हैं? नहीं, देखिए हम लोगों को, देखिए ये नहीं है कि नहीं बने, ऐसा नहीं है, बिल्कुल हम लोग कह रहे हैं कि बने, लेकिन देश के जो हालात हैं, अभी कितने लोगों के बने हैं, कितने लोग बाकी हैं। अगर मैंडेटरी आप कर दीजिएगा तो वो आदमी सफ़र करेगा। हमने कहा शुरू में कि अब जो आदमी, आप जाइएगा आजकल गाँव में तो गांव खाली मिलेंगे, वो बम्बई में रहता है, हरियाणा में रहता है, पंजाब में रहता है, आधार कार्ड इतना से इतना तारीख तक बनेगा, वहाँ तो उसका बनेगा नहीं, गांव में बनेगा, तो वो वंचित रह जाएगा। फिर उसका क्या होगा, उसकी सब्सिडी कहाँ जाएगी, क्या जाएगी। और दूसरी चीज हम कह रहे हैं कि आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए। प्रायोरिटी होनी चाहिए कि अगर कोई संकट है और कहीं से आप डेफिसिट पूरा करना चाहते हैं तो बड़ी मछलियों को पकड़िए, छोटी मछलियों को, छोटे लोगों में क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ये भी कह रहे हैं उदाहरण के तौर पर कि 97% युवाओं का आधार कार्ड बन चुका है, और उसके बाद में जो भी चुनौतियां हैं, स्वाभाविक है किसी भी चीज़ की शुरुआत करने में परेशानियां आती हैं, बावजूद इसके भी आप मान रहे हैं कि ये मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। हम अभी मानते हैं कि जब तक सब लोगों का बन न जाए तब तक इसको मैंडेटरी नहीं किया जाना चाहिए। ये हमारी ही राय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये राय दी थी। ठीक है, हाँ, तो उसी को शायद उसी से बचने के लिए ये लेकर के आए।
तो ये हमारी राय है और इसमें समय लग सकता है। अपनी ऊर्जा को, अपने स्टेट पावर को आप वहाँ लगाइए। आप काश, इसीलिए हमने कहा, हम जानते हैं कि आधार कार्ड से माल्या का कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आपने अगर वहाँ इस्तेमाल किया होता, समझ रहे हैं ना, और दूसरे जो लोग हैं उनको अगर ये किया होता तो बड़े बड़े लोग बने ये होते, तो ये सब दिक्कत थोड़ा समय आपको मिल जाता। यहाँ इनको देखिए, खाली आधार कार्ड बनाने का, उनको एजुकेट करने का भी है, उनको हैंडल करने का भी है। बहुत लोगों को लैपटॉप हम लोगों को बटा है, लेकिन मैं बताता हूँ 800 तकरीबन एमपी हैं। आप, हम समझते हैं कि माने 80% लोग वो फैमिलियर नहीं है उसको ये करने में। आप बांट दीजिए लैपटॉप, आप दे दीजिए सारा चीज। तो ये सब चीज देश की जो कंडीशन है, वस्तु स्थिति है, जो उसको ध्यान में रख करके ये बनना चाहिए। राजीव त्यागी जी, केंद्र सरकार का एक तर्क ये कि जो सक्षम है, आर्थिक रूप से संपन्न है, सब्सिडी का जिस तरीके से प्रावधान किया जाता है, तो ऐसे लोगों की सब्सिडी रोककर जो वास्तव में ज़रूरतमंद लोग हैं, जो हमारे देश का निम्न तबका है, जो गरीब लोग हैं, वो सब्सिडी का पैसा उन्हें दिया जाए। इसी लिहाज से आधार कार्ड को वो बहुत ज़रूरी मान रहे हैं। उसके बाद भी विपक्ष की आपत्ति है। मेरे मित्र, आप बताएं कि कौन सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने ये बात ना कही हो, ठीक है, कि गरीब को गरीब का हक मिलना चाहिए और अमीर को सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। ये तो कांग्रेस पार्टी भी कहती आई है, जेडीयू भी कहते आई है, आरजेडी भी कहते आई है, एआईडीएमके भी कहती आई है, बसपा भी कहती है, सभी लोग बात कहते हैं। लेकिन बात इच्छा शक्ति है कि धरातल पर उतरकर इच्छा उसका सही शक्ति, क्रियान्वयन हो। मैंने कहा ना, देखिए, इच्छा शक्ति जब है, जब आप किसी चीज को लागू करें, लोगों की मदद के लिए लागू करें और उसका बजटरी प्रावधान करें। अभी जिक्र आया कुंडू साहब जैसे विद्वान व्यक्ति ने जिक्र किया मनरेगा का। मनरेगा का निश्चित रूप से फंड डायरेक्ट ट्रांसफर होना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कांग्रेस पार्टी मनरेगा लेके आई थी, लेकिन पार्लियामेंट में जब आप ये कहते हैं साहब हमने मनरेगा का बजट अब तक सबसे ज्यादा किया है, तो आप झूठ बोल रहे होते। वित्त मंत्री झूठ बोल रहे थे उस वक्त। 40,100 करोड़ रुपए का बजट मनरेगा में 2010-11 में कांग्रेस पार्टी करके गई। अब 38,500 का है। तो मुझे तो जितना ज्ञान है मैथमेटिक्स का, 38,500 कम होते हैं 40,100 करोड़ से। और बीच में जो कटौती की, और बीच में जो कटौती की पिछले बजट में, 15-16 के बजट में, 16-17 के बजट में आप उठा के देख लीजिए, सोशल सेक्टर में जिस तरह से कटौती की सरकार ने, वो बहुत चिंता का विषय। ठीक है, मनरेगा पर भी हम चर्चा करेंगे। मनरेगा नहीं, देखिए, आपने कहा आधार कार्ड क्यों है कि डायरेक्ट पैसे का अंतरण हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, इसलिए तो आधार कार्ड है। अगर आप सब्सिडी कम करेंगे तो आधार कार्ड का वैल्यू क्या है ये बताइए। फूड सब्सिडी पे 16-17 की बात कर रहा हूं, इस बजट की बात कर रहा हूं, फूड सब्सिडी पे केंद्र सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए कम किए। 72,468 करोड़ रुपए का बजट था आपका खाद्य सब्सिडी का, खाद का सब्सिडी का, उसको आपने 70,000 करोड़ कर दिया है। तो निश्चित रूप से चिंता का विषय है विपक्ष के लिए भी और देश की जनता के लिए भी कि जब खाद की सब्सिडी किसान की काट देंगे तो किसान को सब्सिडी पे फिर आधार कार्ड बनाने का फायदा क्या हुआ किसान को। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है ये है कि कोई भी योजना आप लेके आइए, हम उचित मुआवजे का अधिकार लेके आए, आरटीआई लेके आए, उस योजना को जब हमने शुरू किया उसमें 3-3 साल हमने लगाए। सिलेक्ट कमेटी से लेके पार्लियामेंट की जितनी कमेटीज हैं उसमें बिल घूमने का काम हुआ। बहुत सारे स्वयं सहायता ग्रुप से हम लोगों ने बात की, तब ला करके हम एक बढ़िया बिल लेकर के आए और उसको पास कराने का काम किया। सरकार इतनी जल्दबाजी में क्यों है कि वो राज्यसभा में डिस्कशन भी नहीं चाहती है? सरकार इस बात को लेकर के गंभीर क्यों नहीं थी? जैसे रियल एस्टेट बिल है उस पर भी सरकार बहुत सारे चेंज करना चाहती थी, पार्लियामेंट में हम लोगों ने पोस्ट किया सरकार को, फिर उस पर घुटने टेकने पड़े। तो सरकार से मेरा अपील ये है कि वो घुटना टेक सरकार ना बने हर विषय पे और लोगों की बेहतरी के लिए काम करे, आप जनमानस आम आदमी की बेहतरी के लिए काम करे, कॉर्पोरेट घरानों की बेहतरी के लिए काम ना करे। जाजू जी क्या कहेंगे आप? कई साल पहले तक इस देश में वोटर आइडेंटिटी कार्ड कंपलसरी नहीं था, कार्ड था भी नहीं। वो उसके बाद जब आया तब भी इसी प्रकार की चर्चा हुई, बाद में केवाईसी आया, बाद में पैन नंबर आया, लोग ऐसी चर्चा करते रहे। मुझे ऐसा लगता है कि जिनको विकास की दिशा समझती है, जिनको कोई विजन है, उनको थोड़ा आगे जाके सोचना चाहिए। समाज कोई भी परिवर्तन अपने आप में एक्सेप्ट नहीं करता।
और सवाल कोई स्कीम अच्छी है इसलिए उसका यश नहीं रहता है, उसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है। इस बार के बजट में आपने देखा होगा हर विषय को टाइम बाउंड प्रक्रिया में बांधा हुआ है और उसकी जवाबदेही सिद्ध की हुई है, उसकी अकाउंटेबिलिटी है, उसके ऑडिटिंग की व्यवस्था है। और ये केवल सब्सिडी उचित आदमी के अकाउंट में डायरेक्ट जाने के लिए इस प्रकार के व्यवस्था आधार कार्ड का होना, निराधार आदमी को आधार साबित होना, इतने तक सीमित नहीं है। बहुत सी बातें इससे जुड़ी है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरा स्पीड बढ़ाने का काम, जैसे डिजिटल इंडिया से जोड़ना होगा, पासपोर्ट 10 दिन में दिया जाएगा जिसके पास आधार कार्ड है, बाकी पुलिस प्रक्रिया बाद में होती रहेगी, ये बात है। डिजिटल लॉकर की बात है, वोटर कार्ड से लिंकिंग उसको किया गया है, मंथली पेंशन योजना उससे जोड़ी है, प्रोविडेंट फंड योजना उससे जुड़ी है, नया बैंक खाता खोलना है तो उसको आधार माना जाएगा, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दिया जाएगा, सेबी के लिए भी उसका उपयोग किया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके मल्टी उपयोग है और ऐसे उपयोग को उसका क्रियान्वयन अच्छे से अच्छे हो और जो छोटे आदमी की चिंता, गरीब आदमी की चिंता, बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जिनको सब्सिडी मिलती है, उनके लिए जो चिंता का सरकार की जो मंशा है वो ज्यादा से ज्यादा सक्सेस होने में निश्चित रूप से आधार कार्ड साबित होगा, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, निश्चित रूप से आधार कार्ड का क्रियान्वयन कितना सार्थक होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी चर्चा जारी है। इस बिल को लेकर के क्या वाकई में ऐसा है? देखिए, एक बात मैं और जवाब दे लूं कि जो हमारा पासपोर्ट है वो मेरी नागरिकता का पहचान है, आधार कार्ड ये नहीं है। आधार कार्ड बेसिक पर्पस उसका ये है कि जो सरकार से सब्सिडीज जो आ रहे हैं वो सही जगह से जा रहा है या नहीं, वो पर्पस है उसका, ठीक है ना। तो ये कभी ये रिप्लेस्ड पासपोर्ट को तो रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन ये डिमांड काफ़ी अपोजिशन पार्टीज से आया हुआ है कि बहुत सारे आइडेंटिटीज कार्ड को करने में जो आपका खर्चा आता है उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन को, वोटर आईडी कार्ड का इन्फॉर्मेशन अगर आधार कार्ड में शामिल हो जाता है, आप उसको डालते हैं तो पता चल जाता है क्या है, तो मुझे इसमें कोई बुरी बात नहीं लगती। लेकिन जो बेसिक बुनियादी मुद्दा ये है कि पहचान पत्र जो है मेरे लिए, आप सबके लिए, आपके लिए ये एक स्ट्रेंथ की बात है कि हम फला पार्टी के अध्यक्ष हैं, हम लोकसभा टीवी में प्रोग्राम मैनेजर हैं, लेकिन जिस इंसान ने आज से 10 साल पहले एक लोन में डिफॉल्ट किया है या उसको उसके मालिक ने 3 दिन के लिए जेल भिजवा दिया है, अगर ये सारी इंफॉर्मेशन उसके माथे पे चिपका दिया जाए, उसके लिए एक डिसएडवांटेज हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है कि एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी है हमारे पास टारगेटिंग की, क्योंकि मुझे लगता है कि 90 के दशक में भी ये आ रहा था कि हमारा टारगेटिंग सही नहीं हो रही। ये कंसर्न तो कांग्रेस का भी था कि नहीं हो पा रहा है, करप्शन को छोड़िए, लेकिन अगर उसके लिए हम एक कोशिश कर रहे हैं। मेरी किताब जो 90 में आई हुई थी उसका नाम था इन द नेम ऑफ अर्बन पुअर। हमने ये दिखाया था कि अर्बन पुअर के नाम से जो सब्सिडी दी जा रही है उसमें 70-80% जो है नॉन पुअर को जा रहा है। तो ये एक कंसर्न है, उसको एड्रेस करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अभी जो ये डिमांड चल रहा था कि साहब पीडीएस में मिस टारगेटिंग हो रही है, पीडीएस सबको देना चाहिए, ह्यूमन राइट्स के फ्रेमवर्क में जो भी सब्सिडीज हैं हर एक सेक्टर में, अब बिजली का सब्सिडी अगर मिडिल क्लास को मिल रहा है, पानी का सब्सिडी मिडिल क्लास को मिल रहा है, ये निश्चित रूप से अनफॉर्चुनेट है। ये देश इतना बड़ा बर्डन सबके लिए सब्सिडीज नहीं दे सकती, उसको टारगेट करने की बहुत ज़रूरत है। उसको ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ जो भी लूप होल्स हैं, जो भी डिफिकल्टीज हैं, उसको एड्रेस करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, राजीव त्यागी जी, पासपोर्ट का मतलब पासपोर्ट को रिप्लेस नहीं करेगा आधार कार्ड, एक सवाल ये। दूसरी चीज़ ये कि सत्ता पक्ष का यह कहना है कि कांग्रेस जिस उद्देश्य के साथ में लेकर आई थी आधार बिल को, उसका मकसद ये था कि एक पहचान पत्र बने, लेकिन हम जो बिल लेकर के आए हैं, मतलब जो सत्ता पक्ष का यह कहना है कि जो हम लेकर के आए हैं, इसका मकसद ये है कि निम्न वर्ग को इसका सही पैसा पहुंचाया जाए सब्सिडी के माध्यम से, जो उस पैसे के असली हकदार हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने शुरू में डिबेट पे कुछ आंकड़े दिए थे जिसमें कहा था कि कांग्रेस पार्टी अपने टाइम पे
4 करोड़ बैंक खातों को आधार कार्ड से जोड़ चुकी थी और 6 करोड़ 60 लाख परिवारों को एलपीजी सब्सिडी 1284 करोड़ रुपए की कांग्रेस पार्टी दे चुकी थी। तो कांग्रेस पार्टी भी इसी मकसद से लाई थी। अब भारतीय जनता पार्टी इसको ट्विस्ट करना चाहती है कि कांग्रेस दूसरे मकसद से लाई थी, हम दूसरे मकसद से लाई थी। भाई भारतीय जनता पार्टी देखिए हमारी टीम को जो है ना नया मुलम्मा में ला करके उसको चढ़ा करके अपने नाम से पेश करना चाहती है। पेश करे, कोई दिक्कत नहीं, लोगों का भला होना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहूंगा जेटली जी ने डिबेट के दौरान क्या कहा, मैं आपको वो कोट कर देता हूं। जेटली जी ने कहा, व्हाइल रैपिंग अप द डिबेट मिस्टर जेटली सेड some questions with regard to privacy and disclosure of informations have been raised। जब जेटली जी ये बात मान रहे हैं कि प्राइवेसी और इंफॉर्मेशन लीक हो सकती है, तो उस विषय पे, क्योंकि इंफॉर्मेशन लीक होने से निश्चित रूप से देश की सुरक्षा को भी खतरा हो सकता है, देश के नागरिकों को भी खतरा हो सकता है। ऐसे विषय पे फिर वो मनी बिल के रूप में क्यों लेके आए? तो कल को सरकार की आलोचना होगी अगर कोई ऐसी वारदात हो जाती है, ऐसा हादसा हो जाता है। तो सरकार से पुनः मेरा आग्रह है, क्योंकि जो पार्लियामेंट है, राज्यसभा है, वो लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी करने का काम करती है। अल्टीमेटली वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, विभिन्न दलों का प्रतिनिधित्व करती है, और उसको लेकर के सरकार को गंभीरता से इस पे राज्यसभा में डिबेट करानी चाहिए। और अगर इतने दिन 2009 से अब 2016 आ गया, 16 में चलिए ठीक है, 16 अगर मार्च में पास नहीं हुआ तो मई जून में पास हो जाएगा। तो 2-3 महीने अगर इसमें स्क्रूटनी हो जाए, जांच हो जाए, पार्लियामेंट्री कमेटी इसमें जांच कर ले, बेहतर सजेशन दे दें। क्योंकि मुझे गर्व इस बात का है कि देश के जितने भी पार्लियामेंट्रियंस हैं राज्यसभा में, वो बहुत विद्वान लोग बाग हैं और वो जानते हैं, वो समझ रखते हैं मुद्दों की। तो एक बेहतर चीज निकल के आए तो वो देश के नागरिकों का बेहतर तरीके से भला कर पाए। ठीक है अली अनवर जी, क्या आप भी मान रहे हैं कि निजता के हनन का जो बात है वो एक बड़ा मुद्दा बन सकता है इसको लेकर? बिल्कुल बनेगा है जी। और मैं कह रहे हैं कि हालांकि वित्त मंत्री जी एश्योर कर रहे हैं, लेकिन भरोसा नहीं उस पर है, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स इतने हैं कि वो कहाँ इस सूचना का क्या इस्तेमाल कर लेंगे जी, इसकी कोई कुछ अभी से नहीं कहा जा सकता है। दूसरी बात जो हम कहना चाहते हैं, त्यागी जी ने भी कहा उसको, कि जैसे मान लीजिए कि सरकार, हम कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ गरीबी रेखा से इतने लोग नीचे हैं, हमने सर्वे कराया, लेकिन सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है। वो इंदिरा आवास के यूनिट देने में कटौती राज्यों को कर लेती है, वो मनरेगा में कटौती कर लेती है, इस बार कुछ बढ़ाया, पिछले बजट में कटौती कर दिया। तो ये बड़ा संकट है। आधार कार्ड ठीक है, लेकिन हमारा यूनिट कम कर दिया इंदिरा आवास का, हमारा जो खाद की सब्सिडी कम कर दी, तो उसका क्या होगा? तो ये अधिकार आपने तो यहाँ से ले लिया, उसमें आप भेदभाव करते हैं। श्याम जाजू जी क्या उसमें अगर आपके अपोजिशन की कोई सरकार से लेते हैं जी, ये नॉन इशू को इशू बनाने की चर्चा हमारे लोग कर रहे हैं। जिनको ये जानकारी होगी कि आधार कार्ड के माध्यम से कौन सी जानकारी इकट्ठा की जा रही है, उसमें कोई जात नहीं पूछा जा रहा है, उसमें धर्म नहीं पूछा जा रहा है, जिसका मिसयूज होगा उसमें कोई सीक्रेट जानकारी नहीं है आपकी। और उसमें मांगा क्या है? आधार कार्ड के लिए व्यक्ति का नाम मांगा है, पता मांगा है, जन्मतिथि मांगी है, लिंग मांगा है, और ऐच्छिक रूप से ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये बायोमेट्रिक जानकारी है जो आंख और फिंगरप्रिंट से जुड़ी है। इसमें कभी भी अपडेट करने का उसका अधिकार है, उसकी पहुंच उसके तक है। इसमें सीक्रेसी है क्या? इसका क्या मिसयूज हो सकता है? मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार का विधान करना यह हास्यास्पद बात है। जिनको इसकी जानकारी वो ऐसा क्लेम कर नहीं सकते। मानव विज्ञान की साइंस है एंथ्रोपोलॉजी, उससे आप ये जानते हैं कि कितने तरह के जीन्स हैं, कितनी तरह की जातियां, पूरे विश्व में 4 तरह की जातियां, और चारों तरह की जातियां हमारे देश में भी रहती हैं। कल बीजेडी के सांसद ने इसको लेके भी प्रश्न उठाया कि जो जातियों का विद्वेष ना हो जाए और जातीयता के रूप में इस्तेमाल ना कर लिया जाए आधार कार्ड, तो इसलिए निश्चित रूप से बार बार मैं जो एम्फेसाइज कर रहा हूं ना, वो कर रहा हूं राज्यसभा में इस पे निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए, और इस बिल को एक लेजिस्लेटिव दर्जा जब भी मिल पाएगा जब राज्यसभा में इस पर बेहतर चर्चा हो। ठीक है, परिवर्तन प्रकृति का नियम होता है, और जब भी परिवर्तन होता है तो उसके क्रियान्वयन में स्वाभाविक रूप से शुरुआती दौर में चुनौतियां भी सामने होती हैं। अब उम्मीद ऐसी कि आधार बिल जो इस उद्देश्य के साथ पारित कराने की कोशिश की जा रही है कि इसमें देश के निम्न वर्ग, निम्न तबके के लोगों को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाए, हम उम्मीद करते हैं कि उस उद्देश्य को सार्थकता मिले। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद सार्थक चर्चा के लिए। आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
है।